हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को कवर करेंगे, जो कि राजस्थान प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछा हुआ सब्जेक्ट्स है। और ये वाला एक्ट आपके प्रीलिम्स में 3 से या 4 क्वेश्चन कवर करता है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एक्ट बन जाता है। एक्ट कवर करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि टोटल सेक्शन इस एक्ट में कितने हैं? 19। इनैक्टमेंट डेट दे रखी है 16 मई 1958। बट राजस्थान में इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और उसकी डेट है 1 अक्टूबर 1962। अब बात आती है इनैक्टमेंट डेट 1958 है, एनफोर्समेंट डेट राजस्थान में 1962 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे इस एक्ट को अडॉप्ट करना, एनफोर्स करना अपने राज्य में, तो वो कर सकती है। तो राजस्थान ने इस एक्ट को अपने राज्य में 1 अक्टूबर 1962 से एनफोर्स किया है। अब ये जो एक्ट है ये किस पे अप्लाई होता है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, और काफी स्टूडेंट्स इसमें दिक्कत कर देते हैं समझने में। ये जो एक्ट है ना, ये ऑफेंडर और कन्विक्टेड इंसानों पे यानी व्यक्तियों पे अप्लाई होता है। कन्विक्टेड और ऑफेंडर वो होते हैं जिसको कोर्ट ने बोल दिया कि आपने अपराध किया है, ठीक, यानी जजमेंट सुना दिया गया है। और ये एक्ट उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता जो होते हैं एक्यूज्ड, यानी कि अभी आपने अपराध किया है या नहीं किया ये अभी सिद्ध नहीं हुआ, ये अभी प्रूफ नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑफेंडर और कन्विक्टेड व्यक्तियों पे अप्लाई होता है, यानी कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया कि आपने किया तो ऑफेंस है, बट हम आपको इस एक्ट में लेकर आए या ना आए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लें कि क्या ये एक्ट एक्यूज पे अप्लाई होता है, तो आंसर इज नो। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर, यानी कि उस व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है, हम इस एक्ट के माध्यम से उस व्यक्ति को रिफॉर्म करेंगे, सुधारेंगे। ये हमारा प्रयास होगा, इस एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक। जब हम उसको रिफॉर्म कर देंगे उसके बाद वो रिहेबिलिटेट हो जाएगा, सोसाइटी में रहने लायक, यानी सोसाइटी के जो नॉर्म्स और कंडीशंस हैं कि हमें सोसाइटी में अच्छे एक सिटीजन की तरह रहना है, हम उसको रिफॉर्म करने के बाद सोसाइटी में रिहेबिलिटेट कर देंगे। तीसरा है इसका प्रिवेंट ऑफेंडर टू कन्वर्ट इनटू क्रिमिनल। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो व्यक्ति हमने बोल दिया कि आपने अपराध किया, जजमेंट में हमने सुना दिया है, बट हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को हम क्रिमिनल ना बनाएं। क्रिमिनल कैसे ना बनाएं? सपोज करो अगर हमने उसको बोल दिया कि आपने अपराध किया है, और हमने सेंटेंस सुना दी कि आपको 2 साल की हम जेल की सजा देते हैं, और वो जेल में 2 साल रहता है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने एक पहला कन्विक्ट है, वो कि पहले अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऑफेंस किया, और उसी में उसको 2 साल की मिल गई सजा। अब वो गया जेल। अब जेल में ये पॉसिबिलिटी है कि जो उसके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जिन लोगों से बात करेगा, वो क्रिमिनल होंगे, ठीक। उनका क्या माइंडसेट होगा और उसका क्या माइंडसेट होगा, स्टार्टिंग में तो वो अलग होगा, बट 2 साल उनके साथ रहेगा तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो उन लोगों के साथ मिल जाए, उनके गैंग में शामिल हो जाए, या उसका जो एक इंटेंशन है, जो नेचर है, वो चेंज हो जाए, और उस चेंज होने से वो क्रिमिनल बन सकता है, ठीक। तो इस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए कि वो क्रिमिनल ना बने, तो हम इस एक्ट में उसको ला सकते हैं, यानी कि हम उसको भी बोल दें कि ठीक है आपने अपराध तो किया, बट हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक माध्यम ये देते हैं कि आप इस ऑफेंस में, जो आपने ऑफेंस किया है, पनिश तो आप रहोगे, बट अगर आपका इतने साल तक अच्छा नेचर रहा कि आप अच्छे व्यक्ति की तरह समाज में रहे, तो हम इस सजा को कैंसिल कर देंगे या कम कर देंगे, ठीक। ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। देखिए प्रोसीजर, अगर किसी ने कोई क्राइम किया, पहली बात जो ये एक्ट है, ये एक क्रिमिनल माइनर एक्ट है, ठीक। जो व्यक्ति क्राइम करता है, जो ऑफेंस करता है, ऑफेंस हुआ उसके बाद फिर एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एविडेंसेस लिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। वो होने के बाद जब जजमेंट आता है, ठीक, जजमेंट के बाद फिर क्या होगा? जो हमारे जज साहब होंगे वो सेंटेंस सुना देंगे। सेंटेंस जैसे कि मैं आपको 2 साल की सजा दे रहा हूं, 50,000 का जुर्माना लगा रहा हूं, या दोनों, ठीक। अगर ये कर दिया तो वेल एंड गुड, ठीक है, चलो। अगर जज को लगता है कि नहीं, मुझे सेंटेंस नहीं सुनाना, ये जो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, ये पहली बार अपराध किया अपनी जिंदगी में, इसको चांस मिलना चाहिए कि हम इसको चांस दें कि ये सुधरे, ठीक। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? एडमोनिशन, कि हम उसको डांट फटकार दें कि ये आपका पहला अपराध है, दूसरी बार अगर आप पकड़े गए तो हम आपको बहुत बड़ी सजा दे देंगे कि 4 से 5 साल हम आपको जेल में बिताएंगे, और 2 से 2.5 लाख या 2.5 करोड़ का हम जुर्माना दे सकते हैं। तो उसको डांट फटकार के हम माफ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? प्रोबेशन, कि आपने जो अपराध किया, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है,
बट आप पहली बार कन्विक्ट हुए हो, पहली बार आपने कोई ऑफेंस किया है, तो हम आपको 2 साल, 6 महीने या 3 साल देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपका नेचर कैसा है। आपको, आपने जो ऑफेंस किया है उसके लिए क्या आप गिल्टी फील करते हो अंदर से सच में या नहीं? तो वो अगर आपने 3 साल या जो भी कंडीशन है जितने टाइम पीरियड के लिए, वो आपने अगर अच्छे नेचर के साथ बिता दिया, तो हम उसको, आपका जो ऑफेंस है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक? तो हम उसको प्रोबेशन में हम उसको कुछ टाइम देते हैं कि अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि आपने जो पहली बार अपराध किया है वो बाय मिस्टेक हुआ है और आगे से आप कोई भी ऐसा अपराध इन फ्यूचर नहीं करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था इस वाले एक्ट का। तो आइए पढ़ लेते हैं कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में लिखा क्या-क्या है। ये सब तो मैंने बता दिया। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर इज 20। ये प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि एक्ट नंबर कितना है, ठीक? 16th में मैंने आपको बता दिया इनएक्टमेंट डेट है, और इसके एनफोर्समेंट डेट भी मैंने आपकी बता दी है राजस्थान में क्या है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 में क्या लिखा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक? तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, यानी ये क्या हो गया? शॉर्ट टाइटल हो गया। एक्सटेंट, कहां तक इसका एक्सटेंट है? होल ऑफ इंडिया। कब से? 31 अक्टूबर 2019, ठीक? याद रखिएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स, अब देखो ये ध्यान से देखना, इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट, राज्य में तब एनफोर्स होगा, उस तारीख से होगा जब स्टेट गवर्नमेंट अपने गैजेटेड में नोटिफिकेशन दे दे, तो उस तारीख से हम मानेंगे कि ये हर एक राज्य में अप्लाई हो गया, जिस जिस राज्य के नोटिफिकेशन में ये डेट मेंशन करी जाएगी, ठीक? ये तो क्या हमारा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 में सिर्फ 4 डेफिनेशन दी गई हैं, ठीक? ए बात करता है कोड, कोड मतलब सीआरपीसी 1958। अब आप बोलोगे कि सर सीआरपीसी तो 1973 थी, बट यहाँ पे 1898 क्यों दे रखा है? क्योंकि जो हमारा एक्ट है 1958 में आया था, उस टाइम 1973 जो सीआरपीसी है अभी जो एट प्रेजेंट थी, अभी तो एट प्रेजेंट बीएनएसएस हो जाएगी 1 जुलाई से, बट जो बीएनएस से पहले थी वो थी हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और उससे पहले थी हमारी 1898 जब ये एक्ट एनफोर्स हुआ था, ठीक? तो जो इस एक्ट में जितने 1958 के जो भी सेक्शंस दे रखे हैं वो मैं बता दूंगा कि 1793 के कौन से सेक्शंस हैं, ठीक? प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट या कंसर्न्ड ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं सेक्शन नंबर 13 में, ठीक? प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, और वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो इस एक्ट में दिए गए हैं बट डिफाइन नहीं करे, तो हम वही मानेंगे जो सीआरपीसी में दिया गया है, ठीक? तो डेफिनेशन भी ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब भी आप फॉर अ सेफ साइड आप 2B को याद कर लेना, प्रोबेशन ऑफिसर कहां पे डिफाइंड है। सेक्शन नंबर 3 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, ठीक है? यानी कि सेक्शन नंबर 3 में अगर आप चाहते हो किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है कि हम उसको डांट फटकार लगा के वहां से छोड़ दें, तो हमें सेक्शन 3 पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा है व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड, कि यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिल्टी मान लिया गया है, कैसे मानोगे? आप जजमेंट सुनाकर कि आपने अपराध किया है, सेक्शन नंबर 379, सेक्शन नंबर 380, सेक्शन नंबर 381, सेक्शन 404 एंड 420 ऑफ आईपीसी। ये याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से सेक्शन। 379 थेफ्ट का है, 380 भी थेफ्ट है, 381 भी थेफ्ट है, सेक्शन 404 क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड सेक्शन 420 चीटिंग, ठीक? तो आईपीसी में अगर आप पे ये धाराएं लगी हैं और आप कन्विक्ट हो गए हो, तो आपको एडमोनिशन यानी डांट फटकार करके हम उसको छोड़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जो 2 साल से ज्यादा आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकती, या कोई फाइन, या दोनों। तो अगर ये कंडीशन भी है ना, तो आपको डांट फटकार लगा के छोड़ दिया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन आपको समझ में आई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि ये इन दोनों कंडीशन में से कोई एक फुलफिल हो गई, ठीक है, और इन दोनों के साथ कम से ये भी फुलफिल होना जरूरी है कि आपने इससे पहले कोई अपराध नहीं कोई कमिट किया है, ठीक? या तो आप पे आईपीसी की धाराएं लग गई, जो 4-5 धाराएं दे रखे ये, या आपने कोई ऐसा अपराध किया जो 2 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट ना मिले, फाइन ना मिले, या दोनों। और आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इससे पहले कोई अपराध नहीं किया। अगर ये प्रूव हो गया तो कोर्ट आपको डांट फटकार लगा के छोड़ सकती है कि आगे से कोई अपराध मत करना, ठीक? ये हमारा सेक्शन नंबर 3 बोलता है। सेक्शन 4 बात करता है प्रोबेशन पे छोड़ना, आपका गुड कंडक्ट देखा जाएगा। आप जजमेंट में ये तो प्रूव हो गया है कि आपने ऑफेंस किया है, बट हम आपको चांस दे रहे हैं
कि आप अपना जो कंडक्ट है ना वो अच्छा दिखाएं। अगर आपने अच्छा दिखाया तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ये सेक्शन नंबर 4 बोलता है। बट उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ आइए पढ़ते हैं। When any person is found guilty of having committed an offense not punishable with death or LI, ये प्रीलिम से पूछा क्वेश्चन पूछा हो जा सकता है कि जो आपने ऑफेंस किया है वो पनिशेबल कितना हो सकता है। तो याद रखिएगा, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए, ठीक। चाहे 20 साल की सजा मिले, 30 की मिले, कितना ही जुर्माना लगे, कोई मैटर नहीं करता, बट वो आपने जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल विद डेथ नहीं होना चाहिए या फिर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कोर्ट का ये भी ओपिनियन होना चाहिए कि आपने कोई ऑफेंस इससे पहले नहीं करा, और ये जरूरी है कि आपका गुड कंडक्ट देखा जाए, ठीक। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई कि आपका गुड कंडक्ट देखा जाए और आपने इससे पहले कोई अपराध नहीं करा, और जो आपने आज अपराध किया है, इस वाले ऑफेंस में जो अपराध किया है वो डेथ और एलआई से पनिशेबल नहीं है, तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल हो गई तो कोर्ट कहेगी कि आप अपना एक बॉन्ड भरिए, बॉन्ड साइन करिए, चाहे विद और विदाउट श्योरिटीज हो। और आप उस बॉन्ड में क्या लिखेंगे कि इन फ्यूचर अगर जब भी आपको कोर्ट के सामने बुलाया गया तो आप आएंगे और अपनी पनिशमेंट ले लेंगे। जैसे कि लेट सपोज मैंने कोई अपराध किया और वो अपराध मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किया, बट मुझे मेरा जजमेंट आया मेरे अगेंस्ट कि आपने अपराध कर दिया, प्रूव हो गया, तो कोर्ट ने बोला ठीक है आपने फर्स्ट टाइम किया है, हम आपको एक मौका देते हैं, आपका गुड कंडक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे 1 साल के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। अगर उस 1 साल में मैंने कोई ऐसा एक्ट किया कि लगता है कि हाँ मैं कोई दूसरा अपराध करने वाला हूं, तो कोर्ट कहेगी कि आप आइए और जो सेंटेंस, जो जजमेंट मेरे अगेंस्ट सुनाया गया था, उस जजमेंट में जो सेंटेंस लिखा है, जो पनिशमेंट लिखी है, वो मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि मेरे से बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा, चाहे वो बॉन्ड मैं विद और विदाउट श्योरिटीज भरूं, और उस बॉन्ड में क्या लिखा होगा कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आओगे और अपना सेंटेंस ले लोगे, ठीक। अब बात आती है कि ये जो बॉन्ड है ना, मेरे को कितने टाइम तक ऑब्जर्व किया जाएगा, बॉन्ड कब तक रहेगा। बॉन्ड रहेगा 3 साल तक, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, 1 महीने का बॉन्ड हो, 2 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो। याद रखिएगा 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। Provided that the court shall not direct such release of offender unless it is satisfied that offender or his surety has a fixed place of abode regular occupation, ठीक। अब ये जो मेरे को प्रोबेशन दिया जाएगा, ये तभी दिया जाएगा कि जिस कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया उसकी जुरिस्डिक्शन में या तो मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड हो, यानी कि मैं कोर्ट के उस जुरिस्डिक्शन में, कोर्ट के एरिया में मैं रहता हूं, मेरा रेसिडेंस है, या फिर मैं उस एरिया में काम करता हूं। अगर ये कंडीशन होगी तभी मुझे छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व करना है ना। ऑब्जर्व कैसे करोगे, सपोज केस चल रहा है, यूपी में रहने वाले आप हो, राजस्थान के, तो उस कंडीशन में नहीं आपको छोड़ा जा सकता। तो जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ना, उस जुरिस्डिक्शन में या तो आप रह रहे हो या आप वहां काम कर रहे हो, तो ही तो आप पे निगरानी रखी जाएगी। तो ये प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है। Second, before making an order under subsection 1, the court shall take into consideration the report, if any, the probation officer concerned in relation to the case. अब ये जो केस, ये जो बात मैंने आपको बताई कि कोर्ट आपको छोड़ेगी, तो किस बेसिस पे छोड़ेगी, एक प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है, ठीक। प्रोबेशन ऑफिसर को कोर्ट अपॉइंट करेगी, और कोर्ट अपॉइंट करने के बाद बोली जाएगी कि इसके खिलाफ आप इंक्वायरी स्टार्ट करिए कि इसका क्या नेचर है, इसने जो अपराध किया है किस सर्कमस्टेंसेस में किया है, इसके घर में माहौल कैसा है। तो अगर ये सारी जब कंडीशंस प्रोबेशन ऑफिसर कंसीडर करके अपनी रिपोर्ट बनाएगा, तो कोर्ट उस रिपोर्ट को पहले पढ़ेगी। उसके पढ़ने के बाद जब लगता है कि हाँ इसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया, ये तो हमने प्रूव कर दिया, बट उसके घर का नेचर, उसके घर का माहौल ऐसा है कि उसका नेचर ऐसा हो गया है, तो इसको एक मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि कोर्ट जब उसको छोड़ेगी तो छोड़ने से पहले जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको कंसीडर कोर्ट करेगी, तभी तो कोर्ट का कोई ओपिनियन आएगा, ठीक। थर्ड में लिखा है व्हेन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड द कोर्ट में, इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर एंड पब्लिक इट इज एक्सपीडिएंट टू डू इन एडिशन पास ए सुपरविजन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर। तो जो प्रोबेशन ऑफिसर है जिसकी रिपोर्ट हमने पढ़ी और उसके बाद हमें लगता है कि हाँ इसको छोड़ देना चाहिए फॉर गुड कंडक्ट, कि हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, तो कोर्ट अगर चाहती है तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि हम आपको छोड़ रहे हैं, आपने बॉन्ड साइन कर दिया, वेल एंड गुड, बट आपको आपको हम सुपरविजन में रखेंगे, ठीक। यानी जो आपका सुपर प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो आप पे सुपरविजन रखेगा,
आप पे निगरानी रखेगा कि आपका कंडक्ट, आपका एक्ट क्या क्या है। ठीक, कितने टाइम तक के लिए रखेगा? मिनिमम टाइम है 1 साल। 1 साल तो रखेगा ही रखेगा। ठीक, 1 साल से ज्यादा वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम टाइम है 1 ईयर। तो याद रखिएगा मिनिमम टाइम 1 ईयर है। यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, फोर्थ क्लॉज बोलता है द कोर्ट मेकिंग ए सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज टू एंटर इनटू ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज टू ऑब्जर्व conditions specified in such order and such additional conditions with respect to residence abstention। यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस पुट करने की बात करी गई है कि आपने जो स्टार्टिंग में जो बॉन्ड भरा था ना, उसके साथ अगर हमें लगता है कि कुछ और कंडीशन भी भर देनी चाहिए कि आप अपने स्टेट से बाहर नहीं जाएंगे इतने टाइम पीरियड के लिए, आप ये एक्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो कुछ अगर कोर्ट को लगता है कि सुपरविजन ऑर्डर के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी पुट कर देनी चाहिए, तो वो हम कर देंगे। क्लॉज 5 में लिखा दी कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर शैल एक्सप्लेन द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी जब जिस कोर्ट ने सुपरविजन ऑर्डर पास किया है वो कोर्ट टर्म्स और कंडीशंस क्या है सुपरविजन ऑर्डर के, वो उस व्यक्ति को समझाएगी। और जो सुपरविजन ऑर्डर है उसकी एक कॉपी हर एक व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट ऑफेंस जिसने ऑफेंस किया है, और श्योरिटीज और प्रोबेशन ऑफिसर को एक एक कॉपी दे दी जाएगी। सपोज मैंने ऑफेंस किया तो मेरे को एक सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। ठीक, एक कॉपी मिलेगी प्रोबेशन ऑफिसर को जिसने मेरे मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाई थी। ठीक, और एक कॉपी मिलेगी श्योरिटी को अगर मैंने अपना बॉन्ड श्योरिटी के साथ साइन किया है, और अगर श्योरिटी के साथ नहीं करा तो दो ही इंसानों को मिलेगी, एक मुझे और एक प्रोबेशन ऑफिसर को। सेक्शन 5 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कॉम्पनसेशन। यानी कि जब मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया है तो कोर्ट मुझे छोड़ने के साथ साथ बोलेगी कि आप कहां जा रहे हो। ठीक है, छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ सर्टेन अमाउंट कोर्ट में जमा नहीं करेंगे। अब ये अमाउंट किस बारे में बात करता है? कॉम्पनसेशन, यानी कि आप कॉम्पनसेशन देंगे उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आपने ऑफेंस किया और जिसको इंजरी पहुंची है, तो आप कॉम्पनसेशन देकर जाइए। दूसरा, उस प्रोसीडिंग में जो विक्टिम है जिसके खिलाफ आपने ऑफेंस किया उसको उस प्रोसीडिंग में कितना खर्चा आया वो खर्चा भी आप देकर जाइए अगर आपको ऐसे इस एक्ट के अंदर आना है। ठीक, the amount ordered to be paid under subsection 1 may be recovered as a fine with provision of section 386 387 of the code। याद रखिएगा ये जो सेक्शन है ना ये पुराने सीआरपीसी के हैं, यानी कि ये बात करता है सेक्शन नंबर 421 एंड 422 ऑफ सीआरपीसी 1973। ठीक, तो जो कोर्ट ने कॉम्पनसेशन का ऑर्डर पास किया, कॉस्ट का ऑर्डर पास किया है, उसको हम इस तरीके से रिकवर करेंगे माना जाए जैसे कि फाइन इंपोज किया गया अंडर सेक्शन 421 और 422। थर्ड बात करता है कि जब भी कोई सेम केस में, जिस केस में मुझे जजमेंट सुनाया गया, मेरे खिलाफ जजमेंट सुनाया गया, वही केस किसी सिविल कोर्ट में भी चल रहा है सेम मैटर पे, और उस सिविल कोर्ट ने अगर कोई अमाउंट फाइन कर दिया, मेरे खिलाफ कोई अमाउंट दिया है कि आपको इतना अमाउंट कोर्ट में जमा करना है, तो जो मैंने ये कॉम्पनसेशन और कॉस्ट मेरे को देनी है वो जो सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसको भी कंसीडर करना चाहिए। सपोज करो कोर्ट ने बोला कि आप 1,000 का कॉम्पनसेशन दीजिए, चलो सिविल कोर्ट ने भी बोला कि आप ना 500 रुपए का जुर्माना दीजिए, डैमेज दीजिए, तो क्या मैं 1,500 रुपए दूंगा या मुझे 500 रुपए देने हैं? क्योंकि सिविल कोर्ट ने 500 मेरे से ले लिए, टोटल मेरे को 1,000 रुपए देने थे जिसमें से 500 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो बाकी कितने बचे? 500। तो अब मुझे कॉम्पनसेशन सिर्फ 500 रुपए देने हैं। ये बात करता है हमारा क्लॉज 3। सिक्स्थ, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि वो व्यक्ति जिसकी एज 21 साल के अंदर अंदर है, यानी कि वो 21 साल उसके पूरे नहीं हुए और उसने कोई अपराध कर दिया, उस कंडीशन में हम कैसे डील करेंगे? तो 1 में लिखा है क्लॉज 1 में व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी, यानी कि उसने ऑफेंस किया और जजमेंट भी उसके खिलाफ आ गया कि हाँ आपने ऑफेंस किया है, ठीक, ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कि जो आपने ऑफेंस किया उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है बट एलाइन नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का बन सकता है कि क्या सेक्शन नंबर 6 में एलआई इंक्लूड है? तो याद रखिएगा इंक्लूड नहीं है। ठीक, द कोर्ट बाय विच पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस इट इज सेटिस्फाइड that having regard to the circumstances of the case including the nature character of the offender it would not be desirable to deal with him under 3 and 4।
यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एज अभी 21 साल पूरी नहीं हुई, यानी वो अभी अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज है, और उसके खिलाफ जजमेंट आ गया कि आपने अपराध किया है, और कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 में छोड़ दिया जाए, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट आपको कह देगी कि जजमेंट में जो सेंटेंस लिखा है, जो पनिशमेंट लिखी है, अब आपको वो भुगतनी पड़ेगी। ठीक, ये हमारा क्लॉज 1 बोलता है। अब क्लोज टू बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील अंडर 3 and 4, द कोर्ट शैल कॉल द रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोबेशन ऑफिसर, कंसिडर द रिपोर्ट। अब क्लोज 1 में जो कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो गई थी कि आपको हम सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 में नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन कहां से आता है, कोर्ट कैसे सेटिस्फाइड हुई, तो वहां पे बताया गया सेक्शन क्लॉज 2 में कि कोर्ट जो सेटिस्फाइड हुई है वो प्रोबेशन ऑफिसर के रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हुई है। यानी प्रोबेशन ऑफिसर ने जो इंक्वायरी करी है ना, उस इंक्वायरी के बेसिस पे जो लिखा है उस रिपोर्ट में, कोर्ट उसको पढ़ेगी, और वो पढ़ने के बाद जब कोर्ट को लगता है कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए 3 और 4 में, सेक्शन नंबर 3 और 4 में, तो कोर्ट नहीं छोड़ेगी और आपको सजा दे देगी। सेक्शन नंबर 7 में लिखा है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। जो ये रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर देते हैं ना, इसको हम गुप्त रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल लिखेंगे, ये सेक्शन नंबर 7 में दिया गया है। ठीक, सेक्शन नंबर 8 वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। जो सेक्शन नंबर 4 में आपको छोड़ा गया है बॉन्ड साइन करने पर, उस पे हमने जो कंडीशंस लगाई थी, बॉन्ड पे जो हमने कंडीशंस लगाई थी, हम उसको चेंज कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्लॉज 1 में लिखा है इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर एनी कोर्ट which passes an order under section 4 in respect of offender is of opinion that in the interest of offender and public it is expedient or necessary to vary the condition of any bond entered into by the offender, it may at any time when bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration। तो यहाँ पे लिखा है कि जब प्रोबेशन ऑफिसर एक एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में, होता कैसे, मैंने अपराध किया, मेरे खिलाफ जजमेंट आया, और जजमेंट में बोला कि आपने अपराध किया, बट हम आपको सेक्शन नंबर 4 पे छोड़ रहे हैं। मैंने कहा साहब छोड़ दो प्लीज। उन्होंने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बॉन्ड साइन करो। मैंने बॉन्ड साइन कर दिया, और बॉन्ड में लिखा था कि आपको हम 1 साल का मौका दे रहे हैं, अपना बिहेवियर आप अच्छा रखिए सोसाइटी के लिए। मैंने कहा ठीक है। बट इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, प्रोबेशन ऑफिसर ने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में, और कोर्ट के पास कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, और ये बोला कि ये जरूरी है पब्लिक के लिए, और साथ के साथ ऑफेंडर कौन, मैं जिसने ऑफेंस किया, ऑफेंडर के लिए और पब्लिक के लिए जरूरी है कि जो कंडीशंस लगाई गई थी, भाई जो मैंने साइन किया है बॉन्ड, उसमें कंडीशंस भी थी ना, कि जो कंडीशंस लगाई गई थी उसको चेंज करना जरूरी है ये। ठीक, तो कोर्ट क्या करेगी, अगर जरूरी है उसको बढ़ा देना, कि मुझे 1 साल का टाइम दिया गया था, बट मेरा नेचर ऐसा लग रहा है कि अभी 1 साल की नहीं 2 साल की जरूरत है, तो कोर्ट उसको 1 से 2 साल कर देगी। ठीक, और डिमिनिश द ड्यूरेशन, प्रोबेशन ऑफिसर ने जो एप्लीकेशन लगाई उसमें लिखा कि साहब उसका नेचर बहुत अच्छा हो गया है, वो तो घर से नहीं निकलता, निकलता भी तो काम से निकलता है और वापस अपने घर चला जाता है। तो कोर्ट को लगा कि नहीं, हमने जो 1 साल का टाइम पीरियड दिया था ना, उसको 6 महीने कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर कंडीशंस में चेंज करने की जरूरत है तो हम चेंज कर सकते हैं। Provided that no such variation shall be made without giving the offender and surety or sureties in the bond an opportunity of being heard। यहाँ पे बोला गया कि जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में अगर कोई चेंज लाना है, तो वो चेंज ऐसे नहीं कि सीधा कोर्ट ने ऑर्डर लिख दिया हो गया काम, नहीं, हमें ऑफेंडर जिसने ऑफेंस किया उसको, या जो श्योरिटी उसके बिहाफ पे जिसने गारंटी दी है, उन दोनों को कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपकी जो कंडीशन है क्या उनमें चेंज करना चाहिए या नहीं, यानी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फॉर नेचुरल जस्टिस। ठीक, क्लोज सेकंड बोलता है इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेस टू कंसेंट टू अ वेरिएशन टू एनी वेरिएशन प्रपोज्ड टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, the court may require the offender to enter into a fresh bond, and if offender refuses or fails to do so, the court may sentence him for the offense of which he was found guilty। 1 मिनट रुकिएगा। तो सेकंड में बोला गया है जो श्योरिटी होता है, देखिए श्योरिटी कौन होता है, मैंने बताया था जब बॉन्ड साइन करना है, आप बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी कर सकते हो, यानी कि अपराध मैंने किया, मैं ऑफेंडर, जब मैं बॉन्ड साइन करूंगा तो मेरे बिहाफ पे गारंटर भी चाहिए कि साहब अगर ये कोर्ट में नहीं आया तो इसको लेकर मैं आऊंगा। ठीक, उसको बोलते हैं श्योरिटी। ठीक, तो अगर श्योरिटी ने मना कर दिया, जब हमने प्रोवाइडेड में बुलाया
और बुलाने के बाद श्योरिटी ने बोल दिया कि नहीं साहब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम ऑफेंडर को बोलेंगे कि ऐसा करो, आप किसी अपना जो बॉन्ड है ना, कोई फ्रेश बॉन्ड साइन करते हैं। अब जो पहले हमने बॉन्ड साइन कर रखा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब हम फ्रेश बॉन्ड साइन करेंगे। किस कंडीशन में, अगर श्योरिटी ने मना कर दिया, और अगर ऑफेंडर ने भी मना कर दिया कि साहब जरूरत नहीं है, जो कंडीशन पहले थी ना वही। सपोज करो कोर्ट ने बोला हमने आपको 1 साल का टाइम दिया था बॉन्ड में, बट आपका नेचर खतरनाक लग रहा है, हम अब आपका 3 साल कर देते हैं। तो ऑफेंडर को बुलाया, ऑफेंडर ने कहा नहीं साहब 1 साल ही रहने दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सेंटेंस दिया गया था यानी मेरे अगेंस्ट जो जजमेंट पास हुआ था उसमें जो पनिशमेंट थी वो मेरे को मिल जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर श्योरिटी मना करता है तो फ्रेश बॉन्ड साइन होगा, और अगर ऑफेंडर मना कर देता है तो फिर जो पनिशमेंट मुझे दी गई थी वो पनिशमेंट मेरे को मिल जाएगी। थर्ड में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर बिफोर कंटेन द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 in respect of offender may, if it is satisfied on the application made by the probation officer that conduct of offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond। यहाँ पे बोला गया है कि सपोज करो जो मुझे छोड़ा गया था, मेरा नेचर बहुत अच्छा हो गया, टाइम से मैं घर जाता हूँ, ठीक, अगर घर से बाहर निकलना है काम से निकलता हूँ, किसी से फालतू में बात नहीं करता, मैं बहुत शांत स्वभाव का हो गया हूँ। और ये बात प्रोबेशन ऑफिसर ने नोटिस करी, प्रोबेशन ऑफिसर ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और बोला कि साहब इस व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा हो गया, मुझे नहीं लगता आगे इसको ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन में रखने की जरूरत है। तो कोर्ट क्या करेगी, जो बॉन्ड मैंने साइन किया है ना उसको डिस्चार्ज कर देगी। कोर्ट कहेगी ठीक है हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 8 बात करता है। सेक्शन नंबर 9 प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन और बॉन्ड। अब सपोज करो कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया बॉन्ड साइन करा के, बॉन्ड में कंडीशंस भी लिखी थी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, इस समय पे आना है, जो भी कंडीशंस लिखी थी, अगर वो कंडीशन मैं फुलफिल नहीं करता, मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा, छोड़ दिया वो आपने छोड़ा, पर जो कंडीशन लिखी मैं तो नहीं फुलफिल कर रहा हूँ। ठीक, तो उस कंडीशन में बात करते हैं सेक्शन नंबर 9। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर or any court which could have dealt with the offender in respect of his original offense has reason to believe on the report of probation officer or otherwise that offender has failed। यानी कि रिपोर्ट कौन लगाया कि कंडीशन फुलफिल नहीं करी, अगेन प्रोबेशन ऑफिसर। क्यों, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर उस पर अपनी निगरानी रख रहा है। तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट लगाने पर अगर कोर्ट को यह भरोसा हो जाता है कि ऑफेंडर ने जो कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं करा, तब क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर देगी। ठीक है, आपके खिलाफ या तो अरेस्ट वारंट इशू कर देगी या आपके खिलाफ समन्स इशू कर देगी कि आप कोर्ट में आइए। ठीक, एंड श्योरिटीज रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एट सच टाइम। तो ये तो जो बात थी समन्स की, वारंट की, ये बात थी ऑफेंडर की। सपोज करो बॉन्ड के साथ मैंने श्योरिटी भी दे रखी है, यानी कि मेरे बिहाफ पे किसी व्यक्ति ने गारंटी दे रखी है, तो उस व्यक्ति को भी कोर्ट के सामने बुलाया जाएगा कि आप इस समय कोर्ट में उपस्थित हों कि क्यों इसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी। ठीक, सेकंड में द कोर्ट बिफोर विच ऑफेंडर इज सो ब्रॉट और अपीयर्स में ईदर रिमांड हिम टू कस्टडी अंटिल द केस इज कंक्लूडेड और इट मे ग्रांट हिम बेल विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन द डेट टू विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग। जैसे ही अगर ऑफेंडर कोर्ट में उपस्थित होता है, चाहे समन्स के थ्रू हो या पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, कोर्ट के सामने लेकर आ गए, तो उसको ना तुरंत ही रिमांड में रख लिया जाएगा, कस्टडी में रख लिया जाएगा। कब तक, जब तक केस खत्म ना हो जाए, पहली कंडीशन। ठीक है, उसको रिमांड पे रख लिया जाएगा जब तक कि केस कंप्लीट ना हो जाए, कंक्लूड ना हो जाए, या फिर कोर्ट को लगता है कि ठीक है हमें इसको रिमांड पे नहीं रखना चाहिए, इसको बेल दे देनी चाहिए, तो कोर्ट उसको बेल दे देगी। राइट। Third, if court after hearing the case is satisfied that offender has failed to observe any of the condition of the bond or bonds entered into by him, it may forthwith sentence him to original offense or where failure is for first time without prejudice to the continuance in force of the bond impose upon him a penalty not exceeding 50 rupees। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि वाकई ही इसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो कब, तो क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहली, कोर्ट कह देगा कि मैंने जो आपको सेंटेंस दे रखा, जो पनिशमेंट दे रखी है, अब आप उसको भुगतोगे, पहली कंडीशन। या फिर कोर्ट कहेगा कि अच्छा चलो ठीक है, आपने जो कंडीशन फुलफिल नहीं करी ना, ये पहली बार मौका था, अगली बार अगर हुआ तो मैं आप पे ना 50 रुपीज का फाइन लगा दूंगा। यानी कि फाइन कितना है,
आपने अगर दोबारा से कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आप पे 50 रुपीज का फाइन लगा दूंगा, ठीक। क्लोज 4 बोलता है इफ पेनल्टी इम्पोज अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड द कोर्ट में फिक्स द कोर्ट सेंटेंस ऑफेंडर फॉर ओरिजिनल, यानी कि जो फाइन मैंने लगाया और आपने फाइन के बावजूद भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो अब क्या होगा, तब कोर्ट आपको सेंटेंस दे देगा, ठीक। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस देना है, और अगर आपने पहली बार, ये पहला मौका था कि कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आप पे फाइन लगेगा 50 रुपए का, और उसके बावजूद भी आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप पे पनिशमेंट दे दी जाएगी। सेक्शन 10 बोलता है प्रोविजन एज टू श्योरिटीज, ठीक। इसमें जो सेक्शंस नंबर दे रखे हैं ना, इसमें सेक्शन नंबर नई सीआरपीसी में यानी कि सीआरपीसी 1973 में कौन कौन से सेक्शंस हैं, एक बार उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 10 में जैसे कि सेक्शन नंबर 1, जस्ट अ मिनट, सेक्शन नंबर 121, 123 क्लॉज 10, 124, 446, 446A, 449 एंड 122, ठीक। ये सेक्शंस हैं न्यू सीआरपीसी के, जो यानी कि सीआरपीसी 1973 के सेक्शन नंबर 10 इन सेक्शंस के बारे में बात करता है, यानी कि श्योरिटीज पे कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई हो जाएंगे, तो ये सेक्शंस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक। सेक्शन नंबर 11 कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट अपील और रिवीजन, यानी कि जो सेक्शन नंबर 11 है ये अपील और रिवीजन की बात करता है, ठीक। क्लोज 1 में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड और अदर लॉ ऑर्डर अंडर दिस एक्ट मे बी मेड बाय एनी court competent to try and sentence the offender to imprisonment and also by the high court or other court which when the case comes before it on appeal or revision, यानी कि कॉम्पिटेंसी की बात करता है कि कौन सी कोर्ट इस इन ऑफेंसेस को ट्राई करेगी। तो यानी कि हम क्लोज 1 को रेड कर सकते हैं, रेड विद सेक्शन नंबर 26 ऑफ सीआरपीसी 1973। जो सेक्शन नंबर 26 में जो कोर्ट्स मेंशन कर रखी हैं वो कोर्ट्स प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में भी अपना ट्रायल स्टार्ट करेंगी, या अपील हुई है उनके सामने या रिवीजन हुआ है उनके सामने, तो कोर्ट वही होंगी जो सेक्शन नंबर 26 में मेंशन करी गई हैं, राइट। क्लोज टू बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड वेयर ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 और 4 इज मेड बाय एनी कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंडर other than high court, the appeal shall lie to court to which appeals ordinary lie from the sentence of the former court, यानी कि अगर किसी निचली अदालत ने कोई सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 में किसी व्यक्ति को छोड़ा है तो उसके खिलाफ अगर हमें अपील करनी है तो हम अपील उसी कोर्ट में करेंगे जो ऑर्डिनरीली अपील होनी चाहिए थी, ठीक। तो यानी कि हम किस में करेंगे, हम करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है अदर देन हाई कोर्ट, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट थी वो हाई कोर्ट नहीं थी, तो जब हाई कोर्ट नहीं थी तो हम कोर्ट ऑफ सेशन में भी कर सकते हैं अपील और हाई कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक। क्लोज 3 में लिखा है इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस एंड कोर्ट by which he is found guilty declines to deal with him under 3 and 4 and passes against him sentence of imprisonment with or without fine from which no appeal lies। क्या लिखा है, अगर आपने कोई अपराध, किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो 21 साल से कम का है और उसका अपराध प्रूव हो चुका है कि हाँ उसने अपराध किया है, और कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट आपको सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 में डील नहीं कर रही, यानी कोर्ट ने बोल दिया कि हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं, तो ठीक। और जो ऑर्डर था वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी नहीं हो सकती, तो अब क्या होगा, जब अपील नहीं हो सकती तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या बचा, हमारे पास बचा रिवीजन का। तो जो ये वाला क्लोज है ना, ये वाला क्लोज बात करता है रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए क्या बोला है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड और अदर लॉ द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डर लाइज फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ फॉर्मर कोर्ट में ईदर ऑन मोशन, यानी कि जो रिविजनल कोर्ट होगी या तो वो खुद अपने आप इस केस को रिवीजन में सुनेगी, या एप्लीकेशन अगर उनके सामने आई, एप्लीकेशन कौन लगाएगा, कन्विक्टेड पर्सन जो कन्विक्ट हो गया, यानी कि मुझे अगर कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि आपके खिलाफ जो आपने जो ऑफेंस किया है वो प्रूव हो गया है, तो मैं अपील लगाऊंगा, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा रिवीजन कोर्ट में, या प्रोबेशन ऑफिसर भी लगा सकता है एप्लीकेशन रिवीजन कोर्ट में। किस लिए, कोर्ट में बोलेंगे वो कि आप साहब जो निचली अदालत है जिसने फैसला सुनाया, आप उनसे
डॉक्यूमेंट्स मंगाइए और एग्जामिन करिए। जो भी केस के रिकॉर्ड्स हैं उनको अपनी कोर्ट में मंगाइए और एग्जामिन करिए और ऐसा ऑर्डर पास कीजिए जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है सीआरपीसी में, रिविजनल कोर्ट क्या करती है, निचली अदालत से रिकॉर्ड्स मंगाती है और देखती है कि क्या इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, इन्होंने गलत ऑर्डर तो पास नहीं करा, उसको एग्जामिन करती है और उस एग्जामिन करने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ, ये ऑर्डर पास होना चाहिए था, तो वो वही ऑर्डर पास करते हैं। ठीक, तो क्लॉज 3 हमारा रिविजनल कोर्ट की बात करता है। तो रिविजनल कोर्ट में कौन आता है? पहला हाई कोर्ट एंड दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन। फोर्थ क्लोज बोलता है व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 3 और 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर, द अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ रिवीजन मे सेट असाइड सच ऑर्डर इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ पास सेंटेंस ऑफ सच। अगर कोई अपील पास हुई या कोई रिविजनल कोर्ट को लगता है कि जो निचली अदालत ने जो ऑर्डर पास कर रखा है वो सही नहीं है, तो वो उसको सेट असाइड कर सकते हैं। यहां पे ये लिखा है। ठीक, सेक्शन नंबर 12, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। देखो ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर रही है, कन्विक्ट मतलब कि आपके खिलाफ जो ऑफेंस आपने किया है वो प्रूव हो चुका है, जजमेंट आपके खिलाफ आ गया, आपको पनिशमेंट मिल गई, अब आप हो गए कन्विक्ट पर्सन। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी व्यक्ति कन्विक्ट होता है उसके साथ साथ कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी अटैच हो जाती है। सपोज करो मैं अगर कन्विक्ट हुआ तो कोर्ट बोलेगी कि आप जब तक कन्विक्ट हो आप कोई सरकारी एग्जाम नहीं दे सकते, आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये क्या चीज हो गई, ये मेरा जो राइट है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे यही लिखा है सेक्शन नंबर 12 में कि आपको जो कन्विक्ट आप हो जाते हो उसके साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन अटैच हो जाती है, लग जाती है, हम इस एक्ट में वो रिमूव कर देंगे। भाई ये एक्ट का उद्देश्य क्या है? जो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है हम उसको रिहेबिलिटेट करें जिससे वो समाज में अच्छे से रह सके। तो अगर हम उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं तो जो उसके साथ कन्विक्शन के साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन अटैच हुई थी वो भी तो हमें हटानी पड़ेगी, जब तो अच्छे से रिहेबिलिटेट हो जाएगा। सपोज करो बोर्ड मुझे बोल दे कि हमने आपको 3 साल का मौका दे रहे हैं, बट उस 3 साल में ये बोल दिया कि आपको सरकारी एग्जाम नहीं दे सकते, तो मैं कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब रहूंगा, मैं फिर कैसे मेरा नेचर चेंज होगा। बट वहीं अगर कोर्ट ने बोल दिया कि हम आपको 3 साल का मौका भी दे रहे हैं और आप अच्छे से अपना एग्जाम भी दे सकते हो, तो मैं अपना दिमाग फिर उस एग्जाम में लगाऊंगा, अच्छे से रहूंगा। तो यही उद्देश्य है सेक्शन नंबर 12 का, यही बोलता है कि जो भी कन्विक्शन के साथ कोई डिस्क्वालिफिकेशन अटैच होती है हम उसको रिमूव कर देंगे। सेक्शन नंबर 13, प्रोबेशन ऑफिसर्स, यानी कि अभी तक आप पढ़ते आए हो प्रोबेशन ऑफिसर है, वो एक रिपोर्ट फाइल करता है, इंक्वायरी करता है। अब ये कहां पे अपॉइंट होता है? सेक्शन नंबर 13 में अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? अपॉइंटेड टू बी प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार अपॉइंट कर सकती है पहला, या फिर कोई ऐसी सोसाइटी आपको अपॉइंट कर सकती है जिसको राज्य सरकार ने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि हम आप कि सपोज करो 5-6 लोगों को इकट्ठा करके एक सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी में बोल दे कि आपको हम अथॉरिटी देते हैं कि आपको जो व्यक्ति सही लगता है उसको आप प्रोबेशन ऑफिसर बना सकते हैं। थर्ड में, इन एनी एक्सेप्शनल केस अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट, कि एक्सेप्शनल केस में अगर कोई और व्यक्ति लगता है कि हाँ ये इस केस के लिए पर्टिकुलर इस केस के लिए फिट है, तो उस व्यक्ति को भी हम प्रोबेशन ऑफिसर बना सकते हैं। क्लोज टू में बोला गया कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस कोर्ट ने सेक्शन नंबर 4 में जिस व्यक्ति को रिलीज किया, छोड़ दिया, वो कोर्ट अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर इंसान को प्रोबेशन ऑफिसर बना सकते हो, कह सकते हैं कि आप इस पे सुपरविजन रखिए, अपनी निगरानी रखिएगा। ठीक, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफेंस हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी किसी और व्यक्ति को प्रोबेशन ऑफिसर बना सकता है। ये क्लॉज नंबर 2 बोलता है। एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम्ड टू बी द डिस्ट्रिक्ट एंड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जो प्रेसिडेंसी टाउन है उसको हम डिस्ट्रिक्ट मानेंगे और जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है उस डिस्ट्रिक्ट में उसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मानेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं एक्सप्लेनेशन। थर्ड बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे बोला गया है कि प्रोबेशन ऑफिसर तो आप अपॉइंट कर दोगे, बट उसके ऊपर जो ऑफिसर रहेगा, जो कंट्रोल रखेगा उस पर, वो होगा हमारा डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब प्रोबेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं सेक्शन नंबर 14 में बात करी गई है। क्या? पहली है इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टेंसेस होम सराउंडिंग ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है
उसने किस परिस्थिति में ऑफेंस किया है वो हमें इंक्वायरी करनी है, उस प्रोबेशन ऑफिसर को इंक्वायरी करनी है, उसके घर का माहौल कैसा था ये इंक्वायरी करनी है और अपनी रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन करनी है। पहली ड्यूटीज की है। दूसरी, सुपरवाइज प्रोबेशनर्स कि कोर्ट ने अगर बोल दिया सेक्शन नंबर 4 में कि आप सुपरवाइज करोगे, उस पर निगरानी रखोगे, तो वो मेरी ड्यूटी बन जाती है अगर मैं प्रोबेशन ऑफिसर बनता हूं कि उस व्यक्ति पर मैं सुपरवाइज करूं। थर्ड, एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर्स इन पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन एंड कोस्ट। जो सेक्शन नंबर 5 में कॉम्पनसेशन और कोस्ट की बात करी गई थी कि मुझे पे करनी है, वो कहां से आएगी, मेरी मदद कौन करेगा, अगर मेरे हालात ऐसे नहीं है तो वो ड्यूटी है प्रोबेशन ऑफिसर की। फोर्थ, एडवाइज एंड असिस्ट इन सच केसेस इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हु हैव बीन रिलीज। एंड अगर किसी और चीजों में मुझे एडवाइस की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो ये काम भी प्रोबेशन ऑफिसर का होगा। ठीक, और अदर ड्यूटी जो बाय रूल प्रिस्क्राइब की गई वो भी प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी होगी। सेक्शन नंबर 15 बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो सेक्शन नंबर 21 आईपीसी में जो बता रखा है ना पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होते हैं, तो उसी सेक्शन नंबर 21 के अकॉर्डिंग प्रोबेशन ऑफिसर को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। सेक्शन नंबर 16, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी कि अगर किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रोबेशन ऑफिसर या किसी और ऑफिसर ने अगर गुड फेथ में कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो इस एक्ट में गवर्न होता है, तो उनको छूट मिल जाएगी कि आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ठीक, अब सेक्शन नंबर 17 में है पावर टू मेक रूल्स, यानी रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, तो ये याद जरूर रखिएगा, रूल बनाने की पावर है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी, जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल पास कर देगी। तो याद रखिएगा, पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट, आई मीन स्टेट गवर्नमेंट के पास, बट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी तभी रूल्स बना सकती है, राइट। सेक्शन नंबर 18 बात करता है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट, यानी कि ये बात करता है जो प्रोबेशन और ऑफेंडर्स एक्ट है ये कहां अप्लाई नहीं होगा, तो सेक्शन नंबर 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट में अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा ये वाला एक्ट, और जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बोस्टल स्कूल्स पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन नंबर 18 आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है ये वाला एक्ट कहां अप्लाई नहीं होता, तो सेक्शन नंबर 18 में जो लिस्ट दे रखी है यहां अप्लाई नहीं होता। सेम बात सेक्शन नंबर 19 करता है, इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 सेक्शन 562। ये जो 562 है ना, ये सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 360 की बात करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो केस है ना वो सेक्शन नंबर 360 के अकॉर्डिंग डील हो सकता है, तो तब हमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में आने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो एक्ट, ये वाला एक्ट कहाँ का अप्लाई नहीं होता, सेक्शन नंबर 19 में जो लिखा है वहां, यानी सेक्शन नंबर 360 अगर लग रहा है तो अप्लाई नहीं होगा, और जो सेक्शन नंबर 18 में 5-6 लिस्ट दे रखी है वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये था आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ये आपके राजस्थान प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक माइनर एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।